चलो, और बताओ आयुष्मान भाई, तुमसे बात करके ना नॉस्टैल्जिया हो जाता है एसआरसीसी की लाइफ के बारे में दोबारा ओवर सुनने में। बताओ, सबसे पहले तो इन बच्चों को एनलाइटन करो, कैसी चल रही है एसआरसीसी की लाइफ, क्या जिंदगी है, क्या हो रहा है। कॉप एरिया और अपना क्या कहते हैं, एनएसएस लॉन्स और लाइब्रेरी लॉन्स, क्या हाल चाल सब जगहों पे। यस, लॉन्च तो सब बहुत बढ़िया है, बल्कि अभी तो मतलब प्रॉपर उसमें वाटरिंग वगैरह होती रहती है, तो सब अच्छा रहता है, बहुत सुंदर होके रखा है। प्लस बट मेन जो ब्यूटी है कॉलेज की वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। द मेन ब्यूटी इज इट्स पीपल। मतलब इतने अलग वाइब्रेंट वैरायटी के लोग मिलते हैं ना, अलग अलग जगह से, पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया यू फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। सो उनसे जो इंटरेक्ट करते हैं, यू गेट टू नो सो मच अलग अलग थॉट्स। एंड वो लोग सब नॉर्मल लोग नहीं है, ऑल ऑफ देम आर टॉपर्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स या स्टेट या इवन सिटी। वो लोग डिस्ट्रिक्ट तक टॉप करके आ चुके हैं। सो सबके सब इतना एकेडमिकली ब्राइट है एंड बहुत ज्यादा पैशनेट है एंड ओरिएंटेड है गोल की तरफ कि ओके कुछ अकॉम्प्लिश करना है। सो उन सबके साथ व्हेन यू टॉक तो एक अलग लेवल का आइडिया मिलता है, एक ड्राइव आती है अंदर से कि हाँ मेहनत करना है। एंड वो पुश बाकी लोग के साथ ही हो सकता है रह के, बिकॉज यू आर द सम ऑफ द पीपल यू हैंग अराउंड विद ना। सो ऐसा वो बोलते हैं, कोट है, टेल मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। सो वही है, इफ यू हैंग अराउंड विद गुड पीपल, लाइक यू इवेंचुअली हैव दैट पैशन टू ग्रो, यू हैव दैट zeal टू लर्न, राइट। सो मैं यही बोलूंगा, मेन एसआरसीसी का फायदा यही है दैट यू गेट एक्सीलेंट पीयर ग्रुप। सो इवन बिफोर व्हेन आई जॉइंड एसआरसीसी, मेरा ये मेन एम था कि पीयर ग्रुप अच्छा होना चाहिए। सो वही। यही चीज मैंने बच्चों को भी इंटर स्ट्रीम में हमेशा यही बताता हूँ, हमारा डिस्कशन होता है, बच्चों को बताता हूँ भाई, एसआरसीसी सुखदेव आईएम इंदौर में क्या है, मेन चीज वहां का पीयर ग्रुप ही है। मतलब मैं तुम लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, ये चीज शायद आयुष्मान तुम्हारे साथ भी होगी। पता है क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ना, एक तो हम देखते हैं वो ब्राइट इंटेलिजेंट लोग जो अलग से शाइन कर रहे होते हैं, वो तो चलो किल कर लेते हैं लाइफ में। पर हमारे ना, अब मेरे साथ क्लास में एक चीज ये भी थी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा नर्डी थे और वो कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे, वो इतना शाइन नहीं करते थे क्लास में। आज की डेट में मैं जो उन बच्चों को जानता था ना, दो बच्चों की जिनकी मैं रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, दोनों आज की डेट में आईएएस ऑफिसर्स हैं और दोनों ने बहुत अच्छी रैंक से क्या कहते हैं एग्जाम क्लियर किया यूपीएससी, एंड अच्छी रैंक के साथ साथ बहुत छोटी उम्र में यूपीएससी क्रैक कर लिया। मतलब दे आर बेयरली आई गेस 25 26, मतलब मेरी ही एज रेंज में है, और उस एज में भाई इन लोगों ने अपने वही क्रैक कर दिए, मतलब यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। ठीक है, आयुष्मान आई थिंक गॉट डिस्कनेक्टेड, मेरे ख्याल से आ जाएगा आयुष्मान अभी। ठीक है, बट जस्ट कंटिन्यूइंग आवर कन्वर्सेशन, ये चीज भाई वो नेटवर्क इशू हो गया था, आई एम हाँ सो जी, सॉरी। हाँ जी आयुष्मान। चलो यार आयुष्मान, अपार्ट फ्रॉम लाइफ ऑफ एसआरसीसी, उसके ऊपर भी अपन जब दोबारा मिलेंगे, जब बच्चों के एग्जाम खत्म होंगे, तो उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। आयुष्मान, तुमने क्या कहते हैं, बच्चों का एक मेन प्रॉब्लम यही आती है, एक तो सबसे पहली चीज आयुष्मान, तुमने और कौन कौन से एंट्रेंसेस दिए थे अपार्ट फ्रॉम सीयूईटी। एक्चुअली मैंने तो सीवीटी दिया था, मेरा बैकअप कॉलेज था सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशन लेता था। तो मैंने पहले अभी 1 महीना उधर ही गया था, उसके बाद जब सीवीटी का रिजल्ट आया तब फिर मैं उधर चला गया। क्योंकि जो 3 कॉलेजेस में टारगेट करा था वो तीनों सीवीटी के थ्रू ही थे, सेंट स्टीफेंस, एसआरसीसी और सुखदेव। सो और मेरे बैकअप पे था सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। बहुत सो वही बढ़िया, था। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, एक बात बताओ आयुष्मान, ऑल्दो हमारा ये तो चीज देखो फंडामेंटली, मैं मतलब ये चीज ऑल्दो मैं आयुष्मान से पूछ रहा हूँ, बट स्टिल मैं बच्चों को एक वार्निंग के साथ ये क्वेश्चन पूछूंगा आयुष्मान से कि भाई देखो, ये इस साल ना तुम बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि सीयूईटी का जो पेपर बना था वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी में बना था, तो काफी ज्यादा उसमें थी चीजें डिफरेंट। बट स्टिल, अगर हम आयुष्मान लास्ट ईयर का जो तुम्हारा पेपर था उसको बेंचमार्क लेके चले, सबसे पहले तो ये बताओ, कट ऑफ तुमने कुछ देखी, मतलब अपने आसपास के लोगों से बात करके, कि जो बच्चे एसआरसीसी में पहुंचे उनके कितने मार्क्स थे, कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स उनके थे, अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो। सेकेंडली, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने पड़े अगर बच्चे अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और डोमेन के लिए हमारे टीचर्स के थ्रू साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन करते हुए किस चीज पे दिमाग लगाएं जो कि आपको सीयूईटी में देखने को मिलेगी। तो इन दोनों चीजों का यार जरा आंसर दो आयुष्मान। श्योर। कट ऑफ तो ऐसे बहुत लोगों के साथ डिस्कस करके मेरे को लगता है यही है कि जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो अराउंड अराउंड 781 या 782 के अराउंड तक गया जनरल कैटेगरी में। सो आउट ऑल्दो ऑफ 800, राइट। आउट ऑफ 800, हाँ, कीप दिस इन माइंड के नॉर्मलाइज स्कोर है। तो उसका ये मतलब नहीं है दैट आउट ऑफ 782 आउट ऑफ 800 का मतलब है दैट यू गॉट
मतलब 3 मिस्टेक करना ही है। हो सकता है इफ यू डू इवन 1 मिस्टेक तो 10 मार्क कट जाए, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मान के चलो दैट यू हैव द लिबर्टी टू मेक 3 मिस्टेक्स, वैसा नहीं होता है, बट इट इज वेरी हैपेजार्ड। सो ऑल यू हैव टू डू इज मैक्स टू मैक्स 1 मिस्टेक से ज्यादा सोचना भी मत। सो लाइक ट्राई की परफेक्शन या प्रिसीजन के लिए एम करो, बिकॉज बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, एक मिस्टेक के कारण भी 10 मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत अजीब सा होता है। मे बी द सेट यू आर गिविंग वो इजी था एंड यू मेड 1 सिली मिस्टेक और उससे 10-15 नंबर कट जाए एंड दैट मेक्स द डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए। सो उसके लिए आई वुड से कि प्रॉपर पूरा प्रैक्टिस करो, ताकि मतलब फुल के लिए एम करना। ऑल्सो वन थिंग, क्या नाम था इसका, हाँ, द सेकेंड क्वेश्चन कि बोर्ड में हम अभी अगर हम जो बोर्ड कि के लिए था कि कैसे प्रिपेयर या हाँ किस यूटी हाँ हाँ, सो ओके, उसके लिए मैं अभी जैसे जब एजुआईडी के लिए भी जो स्टूडेंट्स रीच आउट करते थे, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि कंसिडर योर ओन द एंटायर प्रिपरेशन एज मेकिंग अ केक। तो उसमें जो बोर्ड्स के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो जो योर कॉन्सेप्ट्स है दे आर द बेस ऑफ द केक। तो कॉन्सेप्ट एंड नोट्स बना रहे हो वो बेस फॉर्म करता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट के बिना यू कैन नॉट गिव एनी एग्जाम, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। सो वो तुम्हारा बेस ऑफ द केक हो गया। उसके बाद जो तुम आइसिंग वगैरह लगाओगे, दैट इज द बोर्ड्स का जो तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या बोर्ड्स के सैंपल पेपर लगा रहे हो। बाद में उसकी बियॉन्ड जो डेकोरेशन वगैरह है वो है तुम्हारे सीयूटी के मॉक टेस्ट। एंड लाइक ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट डू द लास्ट का डेकोरेशन, केक चाहे जितना भी टेस्टी हो वो दिखेगा ही नहीं अच्छा, तो लोग खाना ही नहीं चाहेंगे ना। सो सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक इट योर ड्रीम कॉलेज, तो मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से देना पड़ेगा ही। सो लास्ट में आई वुड से मॉक टेस्ट प्लस गाइडेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस भी इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसके लिए मैंने एजू कैप्टन का कोर्स लिया था, क्योंकि मतलब चाहे जितना भी बोलो, मैं हूं तो एक स्टूडेंट ही ना, बहुत बच्चा ही तो हूँ, 17-18 ईयर का। आई हैव नॉट सीन द एंट्रेंस सिनेरियो, फर्स्ट टाइम होता है एंट्रेंस, तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली हाउ इट वुड पैन आउट। सो उसके लिए मैंने प्लान किया था कि मैं कोर्स ले लूंगा, क्योंकि बाकी बेनिफिट्स तो है, फैकल्टी अच्छा है, बट मेन चीज है कि आई वुड गेट द गाइडेंस। तो इनफैक्ट प्रिंस भैया से तो एक दिन मैंने जब मॉक मेरे को स्टार्ट करने थे, मैंने रात दोपहर में 12 बजे उनको कॉल भी करा था, तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने समझाया कि तब प्रिंस भैया ने गाइडेंस किया था, कि गाइडेंस दिया था कि ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, इतना सारा करना है, कि प्रॉपर इस तरीके से करोगे तो यू रियलाइज योर मिस्टेक्स। और सीयूटी में भी मैं यही बोलूंगा, इफ यू आर डूइंग योर बोर्ड तो बस एक टचअप चाहिए फाइनल, जो कि सीयूटी का मॉक्स देके मिलेगा, क्योंकि यू विल गेट एन आइडिया किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ऑल्सो व्हेन यू विल गिव द फाइनल एग्जाम, यू वुडंट बी नर्वस कि ये तो मैंने डू एंड डाई प्रिपरेशन है। इसके लिए मैंने एक जगह पे देखा था, श्वेता दीदी का मैंने देखा था शायद वीडियो, श्वेता अरोड़ा, यू कैन लाइक सी हर, तो उनका मैं बहुत फॉलो करता था, तो ऐसे ही मैं बहुत से प्रिपरेशन वीडियोस देखता था। सो उसमें वन थिंग आई रियलाइज्ड इज, व्हेन यू गिव योर मॉक, ट्रीट इट लाइक अ फाइनल एग्जाम, एंड व्हेन यू गिव योर फाइनल एग्जाम, ट्रीट इट लाइक अनदर मॉक। सो वो तभी होगा व्हेन यू गिव लॉट्स ऑफ मॉक्स। सो उसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि when you create that atmosphere wherein you've given a lot of exams same type का, तो तुमको आदत सी हो जाएगी कि अच्छा ऐसे ही तो पेपर देना है, इट्स लाइक अनदर एग्जाम। सो मेन एग्जाम के डे में स्ट्रेस नहीं होगी, जो कि 90% स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सो वो सब से सॉर्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बातें बोली। पहले तो मेन बात पे आने से पहले ये वाली बात को मैं 100% हाईलाइट करूंगा, और ये तो लाइन मैं खुद तुमसे टीप के अब दूसरी जगह लगाऊंगा आयुष्मान, कि when you give your mocks, treat it like the final exam. When you give your final exam, treat it like a mock. कि एंजाइटी जो होती है हमारे दिमाग में, वो फाइनल एग्जाम वाले दिन बन जाती है ना, तो हमसे गलती लग जाती है। एंड यही चीज मैं हमेशा बच्चों को बोलता भी हूँ कि यार पढ़ाई करते हुए स्ट्रेस लो, पढ़ाई जब एक्चुअल पढ़ाई तैयारी करो ना, तब मेहनत करो। फाइनल एग्जाम वाले दिन बेफालतू मत बनाओ। अच्छा, अब मैं मेन पॉइंट तुमसे डिस्कस करता हूँ, जो तुमने बहुत इंटरेस्टिंग बोला आयुष्मान, जो तुमने एक केक के बेस की बात करी, ठीक है। एक चीज बताओ यार आयुष्मान, तुमने कहा कॉन्सेप्ट है बेस, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट है केक का बेस, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से फोकस करना चाहूंगा आयुष्मान। पहली चीज तो तुम कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है थोड़ा सा ढंग से बताओ और ज्यादा, कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस स्टडीज या अकाउंट्स का, तुम जो भी एग्जांपल लेना चाहो, एक तो थोड़ा बताओ कि जब हम पढ़ते हैं, हम बच्चे यूजुअली पढ़ते हुए क्या चीज मिस कर देते हैं, और होता क्या है कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट वाली चीज को क्लियर करो, क्योंकि बच्चे ना अक्सर रटने वाली अप्रोच, या वो फॉर्मूला को समझ के रटने वाली अप्रोच, या बच्चे ना मेरे को अक्सर आके कहते हैं भैया यार मैंने ना आपके कराए हुए क्वेश्चन कर लिए, सर के कर लिए, बुक में कर लिए, मॉक में फंस गया मैं,
ठीक है, मैं बच्चों को तब भी यही समझाता हूँ, बच्चे इसका मतलब ये है आपने कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा, आपने क्वेश्चन रट लिया, आपने स्टेप्स रट लिए, पर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा, इसलिए जब आपके पास आईपी मैट में इतना घुमा हुआ क्वेश्चन आ गया, सीयूटी के मॉक में आपको बहुत घुमा हुआ क्वेश्चन दिख गया, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, हमें तो स्टेप्स रटे हुए जो हमने स्कूल में आज तक सीखा है। तो कॉन्सेप्ट वाली बात को बहुत अच्छे से जरा एक्सप्लेन करो यार बच्चों को। ओके, ठीक है, ये तो बहुत सच बात है कि बिफोर हम लोग कॉन्सेप्ट समझे उसके पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट को कैसे समझे। सो ये बहुत सही बात है। सो कॉन्सेप्ट का बात ऐसा होता है कि इट्स बेसिकली द क्रक्स, मतलब एकदम समराइज्ड फॉर्म में, या जो 100 बात की एक बात होती है ना, वो फाइंड करना। कि बातें तो बहुत लिखी है एनसीईआरटी, छोटे से सेंटेंस में बहुत बातें कह जाता है, वो तो अपना ही अलग लेवल का स्ट्रगल है, कोई बात नहीं। बट उसमें ये होता है दैट यू हैव टू फाइंड द जेस्ट ऑफ इट, कि ये इतना जो सारा टेक्स्ट लिखा है ये बेसिकली पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। सो इफ यू डू दैट ना, अगर तुम एक या दो क्वेश्चन पढ़ लोगे अराउंड वन कॉन्सेप्ट और तुम उन क्वेश्चन को याद कर लो, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन तो अलग ही आना है, तब तुम फंस जाओगे। रादर अगर तुम कॉन्सेप्ट या जो उसका बेस आइडिया है ना बिहाइंड ऑल द क्वेश्चंस, वो समझ जाओगे, तो क्वेश्चन चाहे जिस भी फॉर्म में पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। चलो एग्जांपल मैं बिजनेस स्टडीज का ही ले लेता हूँ। जैसे तुम लोग सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ रहे होगे, तो आई गेस तुम लोग ने ट्रेडिंग और इक्विटी वाला पार्ट पढ़ा होगा। सो उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग और इक्विटी में क्या होता है, जब तुम ज्यादा डेट यूज करते हो ताकि तुम्हारा टैक्सेबल इनकम कम हो, तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाता है ना, मतलब एटलीस्ट जो तुम अपने पास कैश लेके जाते हो वो बढ़ जाता है ना, द टेक होम मनी। सो उसको ट्रेडिंग और इक्विटी बोलते हैं, दैट जो रेवेन्यू पर, आई मीन अर्निंग्स पर शेयर है, वो बढ़ जाता है बिकॉज यू एम्प्लॉय मोर डेट। अब इसको अगर तुम लोग को सिंपल लिख दे कि ट्रेडिंग और इक्विटी क्या होता है, तब तुम लोग ये लिख दोगे। बट अगर तुम लोग को केस के फॉर्म में पूछे कि इस इंसान का 10 लाख रुपए इक्विटी था एंड उसका इतना प्रॉफिट हो रहा था, हावेवर जब उसने इतना और लोन ले लिया तब उसका प्रॉफिट बढ़ गया एंड स्टिल उसको जो अर्निंग पर शेयर था वो और इंक्रीज हो गया, सो इस पे क्या अप्लाई हुआ, देन यू शुड बी एबल टू नो कि हाँ ये ट्रेडिंग और इक्विटी अप्लाई हुआ है। सो वही कॉन्सेप्ट की बात है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एकदम बेस से डीप में कि एग्जैक्टली क्या चीज है, एंड इफ यू आर एबल टू गेट दैट ना, तो चाहे क्वेश्चन जितना भी ट्विस्ट करके पूछ ले, यू विल स्टिल बी एबल टू आंसर इट। तो वही होता बहुत है। ब्यूटीफुल यार, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जिस बच्चे को ये दिमाग में बात हिट कर गई ना, वो क्रैक कर देगा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंसेस, बोर्ड में तो सीधा सीधा फंडा होता है भाई, क्वेश्चन पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लेंगे, पर पूछेंगे वही चीज घुमा फिरा के। पर आयुष्मान ने जैसे बोला, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का है, उसका फॉर्मूला है, उसकी सारी लाइनें लिखी हुई है, दुनिया भर की बातें लिखी हुई हैं, पर आयुष्मान ने बता दिया भैया इसका जिस्ट क्या है। अब इस पे फिर वो केस स्टडी के फॉर्म में जब क्वेश्चन पूछेगा तो तुम सॉल्व कर पाओगे। अब यहीं पे जो बच्चा रटने वाला है ना, उसका काम खराब हो जाता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ फॉर्मूला रटा है, उसने तो सिर्फ या तो क्या कहते हैं मेन स्टेप्स रट लिए हैं, पर एंट्रेंस में घुमा के चीज आती है। जो बच्चे आईपी मैट के भी कॉन्टेक्स्ट में आके पूछते ना, भैया क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ना आपने जो सर ने कराया था वो वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, भाई वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को कितना भी घुमाया जा सकता है। एक बिजनेस स्टडीज का भी मैं एग्जांपल इसमें आयुष्मान लेना चाहूंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को, ताकि बच्चों को और एग्जांपल मिल पाए। जैसे बिजनेस स्टडीज में हमारे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है, ठीक है, हमारे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला लॉजिकली देखें, अगर हम प्लानिंग करने निकले तो क्या हमारा होगा कि हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, ठीक है। अब उसमें बुक में कई चीजें लिखी हुई है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसको लेके 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं एक्सप्लेन करने के लिए। पर भाई अगर हम लोग एक जनरल, हम यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, हम एक जनरल कुछ भी प्लानिंग करें कि भैया क्या कहते हैं, हम लोग ना एक मीटअप रखेंगे और हम पार्टी करेंगे सारे बैठ के, ठीक है, जो जो क्या कहते हैं आयुष्मान पार्टी थ्रो करेगा अपनी सीयूटी AR1 की 100 लोगों को, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ही सेट किया ना यार, कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम फिर प्लानिंग प्रेमिसेस बनाएंगे, मतलब आपको उसको स्टेप्स को ना, रादर देन आप उसकी इंग्लिश रटो, आप उसकी कई कई लाइनें रटो, आपको समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, उसका जिस्ट क्या है, और तभी जब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना पेपर, तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। एंट्रेंसेस में स्कूल वाली टेक्निक नहीं चलती है, ठीक है। अच्छा आयुष्मान, एक क्वेश्चन मैं तुमसे, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये ना, मैं ऑलमोस्ट हमारे जितने भी टॉपर्स को बुलाता हूँ ना, उनसे मैं जरूर ये क्वेश्चन पूछता हूँ। भाई मेरे पास बच्चे आते हैं, ये बच्चे जो बैठे हुए ना तुम्हारे आगे, ये बच्चे आते हैं परेशान होते हुए, रोते हुए, भैया मैंने ना क्वांट्स करी या फिर मानो मैंने अकाउंट्स करी, ठीक है, और जब मैं मॉक देने गया ना, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। अब इसमें मैं हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूँ, भाई अच्छे से अच्छा टॉपर के का भी ऐसा सीन नहीं होता कि वो आ जाता है, लेक्चर देखता है और तुरंत एकदम जाते मॉक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है या फंसता ही नहीं है, ठीक है।
इस पे तुम कमेंट क्या करना चाहोगे आयुष्मान, और इसमें तुम्हारी खुद की जर्नी क्या रही थी मॉक्स के साथ स्ट्रगल करने की या मॉक्स सॉल्व करने की, वो जरा बच्चों के साथ शेयर करो यार। थैंक यू। हाँ मतलब थैंक यू, आपने इस टॉपिक को रेस किया। बहुत प्लेजेंट मेमोरीज है क्योंकि मैंने खुद ये सब मिस्टेक्स करी थी एंड मैं सब स्टूडेंट्स के साथ एकदम रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी पागलों के जैसे टेंशन लेता था कि यार इतना गलती क्यों हो रहा है। बट आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दैट फेज मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अपना माइंडसेट थोड़ा इस रिगार्ड में चेंज कर लो, क्योंकि जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना उसको खुश हो कि दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि एवरी टाइम यू मेक अ मिस्टेक ना वो एग्जाम में रिपीट नहीं होने वाली क्योंकि तुम अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे। सो फोकस इस पे मत करो कि गलती हो ही नहीं, फोकस इसमें करो कि वो गलती रिपीट ना हो। सो एवरी टाइम यू मेक अ मिस्टेक ना तुम रियलाइज करोगे अब तो मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला एग्जाम में, सो देर आर मोर चांसेस फॉर मी टू डू इवन बेटर इन द एग्जाम, क्योंकि मैं नए नए तरीके निकाल रहा हूँ गलती करने के एंड जब मैं उसको अब करूंगा ही नहीं एग्जाम में तो मेरा एग्जाम ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। सो एक माइंडसेट बस शिफ्ट लाना है माइंडसेट में और फिर काम हो जाएगा। सो वही मैं शुरू में ऑल्दो मैं भी टेंशन लिया था बहुत, मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ, बट इतना टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। ट्राई करो अपने मेंटल में मतलब मेंटालिटी में ऐसे मत लाओ इतना टेंशन अपना इतना स्ट्रेस, क्योंकि सिंपल ही चीज है जो गलती तुम अभी कर रहे हो वो एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स क्योंकि मेन एग्जाम तो है नहीं। बट माइंडसेट हमेशा ये रखना है कि तुम एग्जाम जब दे रहे हो मॉक टेस्ट तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, उसके बाद गलती हो रही है देन इट्स नॉट योर फॉल्ट ना। उसके पहले रिवाइज करो, सब कुछ पढ़ के रखो, आफ्टर यू डन ऑल दैट प्रिपरेशन फिर गलती हो रही है तो मेन एग्जाम में भी होती है। अच्छा है ना, अभी नहीं अभी गलती निकल गई तो अब वो रिपीट नहीं होगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। अमेजिंग यार, बहुत बहुत बढ़िया। तो भाइयों बहनों, यू हैव नाउ हर्ड दिस फ्रॉम द गोट हिमसेल्फ, ठीक है। ए आई अरवन जिस इंसान की आई थी भाई वो भी फंसा था, आयुष्मान मेरे से बहुत क्लोजली टच में था, ठीक है। आयुष्मान भी बहुत फंस जाता था, बट हमेशा मैं जैसे तुम लोगों को बोलता हूँ वही बात मैं आयुष्मान को भी बोलता था, भाई इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। बस तुम्हारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं गिव अप ना करूं, मेरा माइंडसेट ये ना बने। हम ना आयुष्मान इसमें जनरली क्या होता है, हम ना पर्सनल ले जाते हैं बात को, हम पर्सनल अटैक ले जाते हैं कि भाई जैसे अगर किसी बंदी ने हमें रिजेक्ट किया तो हम सोचते हैं हम में ही कमी है, बट भाई ठीक है तुम्हारी वाइब नहीं बनी, दैट इज ऑल, ठीक है। इसी तरीके से भाई जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है, एग्जाम है, एग्जाम में होगा कि क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम एज अ ह्यूमन खराब हो। हम बहुत पर्सनल ले जाते हैं इस बात को। जब मैं स्टूडेंट था ना मैं भी बहुत पर्सनल ले जाता था कि यार मेरे मेरे दिमाग में कुछ कमी है, मेरे में ही कुछ भगवान ने कम भेजा लगा के भेजा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। बस जीतता वो है जो कि गिव अप नहीं करता, जो इस बात को समझ जाता है, और जो बंदा नहीं क्रैक कर पाता वो वही बच्चा होता है जो कि उस बात को दिल पे लगा लेता है और वो रोने लगता है, भाई नहीं होगा मेरे से कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। चलो यार आयुष्मान क्लोजिंग करते हाँ हुए थोड़े बहुत, हाँ जी कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? चीज, हाँ एमेन टू दैट। ये तो बहुत सच बात बोली आपने कि दिल पे नहीं लगाना, क्योंकि अभी तो चलो तुम लोग स्टूडेंट हो, जब तुम लोग आगे जाके जब जॉब के लिए इंटरव्यूज वगैरह दोगे, अगर एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो, मतलब रिजेक्शन तो सबके आती है ना, जॉब इंटरव्यू वगैरह दोगे सारी कंपनी तो सिलेक्ट और नहीं भाई करेगी। आयुष्मान तो अभी सोसाइटीज के इंटरव्यूज दे रहा होगा, बहुत ज्यादा रिजेक्शन, कई कई जगहों से एक्सेप्शन आ रहा होगा, कई जगहों से रिजेक्शन आ रहा होगा। मतलब मैंने तो लिमिटेड ही दिया तो अभी उसमें तो टचवुड एक्सेप्टेंस हो गया। बट हाँ मतलब जॉब इंटरव्यू वगैरह में तो कौन पता कौन है सी वो होता ही सोसाइटीज है। ज्वाइन करी हैं हाँ आयुष्मान? तो मैं मतलब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। एसआरसीसी में लगभग लगभग अब तो मेरे ख्याल से 50 प्लस सोसाइटीज हो चुकी हैं इस दुनिया में। तुम कोई भी चीज सोच सकते हो उसके ऊपर एसआरसीसी में सोसाइटी बनी हुई है, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, बुक क्लब हो, पता नहीं कुछ, मतलब ये तो बहुत बड़ी, फिर भी मैंने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत स्ट्रेंज स्ट्रेंज चीजों के ऊपर सोसाइटीज है। तुम्हारा कैसा रहा आयुष्मान? मैंने तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेल ज्वाइन किया और कंसल्टिंग का किया था, बट वो मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ वो दिया। 360 डिग्री वाला? बाकी मैंने तो यही चीज रियल 180 डीसी, हाँ हाँ 180 180 डीसी, वाला। तो डबल कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, कोई हाँ बात जी नहीं। हाँ जी। तो वही है क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया टाइम सबसे ज्यादा बड़ा एसेट है, तो जो चीज में इंटरेस्ट आया मैंने वही करा अप्लाई। तो उसमें तो टचवुड सिलेक्शन हो गया। तो हाँ जो मैं इन लोग को पॉइंट बता रहा था कि कभी ना कभी रिजेक्शन मिलेगी, लेट से कोई कंपनी या कोई सोसाइटी तुमको रिजेक्ट कर देती है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम खराब हो। इट जस्ट मीन्स दैट यू आर नॉट अ फिट फॉर दैट कंपनी। ओके, तो मतलब उसको हर चीज को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि यू विल इवेंचुअली गो एंड फाइंड दैट परफेक्ट कंपनी एंड सोसाइटी फॉर यू। सो एंड गर्ल एज सेम वेल, गोes फॉर स्टडीज आल्सो। एंड स्टडीज एज वेल, ठीक है। सॉरी। मैं कह रहा हूँ बच्चों से, एंड गर्ल हाँ एज वेल आई वाज सेइंग। हाँ हाँ, वो तो सब हो जाएगी, इन लोग को दिल्ली तो आने दो। चलो यार। हाँ वो चाहे वो भी मोटिवेशन मोटिवेशन बना सकते हो, बट ठीक है वो सब मत बनाओ, पढ़ाई के लिए करो, बट ठीक है बहुत सब चीज एंजॉय कर सकते हो।
सही है, सही है। चलो यार, अब फाइनल ना दो चार क्वेश्चंस उठाते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है? अब आप में से श्योर, एक एक करके माइक ओपन करके अपने अपने डाउट्स शूट कर सकते हो, एंड आयुष्मान विल बी हैप्पी टू हेल्प। डेफिनेटली। बहुत लोगों ने हैंड रेज करा था, आई गेस आप उनको चांस दे सकते हो, लोग पहले से ही प्रेजेंट सावे है और शायद बहुत आप पूछ रहे थे, एंथुसियास्टिक। सावे एंड दिवेश कुछ पूछना चाह रहे थे। भैया एक चीज पूछनी थी कि अब जैसे बोर्ड में हमारे पास 10 दिन रह गए हैं, फिर इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करनी है फुल प्लेज। तो अब जब एक बार पूरा सिलेबस एक या दो बार रिवाइज हो गया तो अब क्या करना चाहिए? अगर रिवाइज हो चुका है तो फिर यू कैन डू सैम्पल पेपर्स, और ये तो करना मस्ट है क्योंकि बहुत लोगों का इंग्लिश वगैरह में क्या होता है ना कि पेपर तो इजी रहता है बट बहुत लोगों का छूट जाता है थोड़ा सा चीज, तो तुम सैम्पल पेपर लगाओ ताकि तुमको पूरा पैटर्न और मतलब राइटिंग की स्पीड इंप्रूव हो जाए, हैंड राइटिंग भी एक और इंप्रूव हो जाए तरीके से, एंड यू गेट टू नो कि कैसे लिखना है। सो सैम्पल पेपर जरूर करना। इंग्लिश में तो आई वुडंट से कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो, बट बाकी अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स वगैरह होंगे तो बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेना, उसके लिए भी बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, सो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। बट सैम्पल पेपर करना तो बहुत जरूरी है। एज अ रूल ऑफ थंब मैं बोलूंगा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे बीएसटी इको, मतलब इको एग्जैक्टली थियोरेटिकल नहीं बट जो भी है ये सब सब्जेक्ट्स को बीएसटी इको इंग्लिश यू कैन डू 5 सैम्पल पेपर ईच। मैथ्स और अकाउंट्स को आई वुड स्टिल रिकमेंड कि 10 तो जरूर करना। बाकी सीवीटी के लिए मैंने तो सब 20 25 30 करा ही था सब हर सब्जेक्ट का। आई गेव 7 सब्जेक्ट्स बट मेरे को करना था मॉक्स अच्छे से क्योंकि वही टेस्ट होता है एक्चुअली में। बट मॉक्स सीवीटी के लिए भी आई वुड से 10 तो करना है हर सब्जेक्ट का। अच्छा, इसमें आयुष्मान एक मैं जनरल डाउट भी तुम्हारा, सब बच्चों का जो आता है वो मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वर्बल की बात करें, ठीक है, वर्बल में आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है, चलो देखो डोमेन में तो फिर भी सिमिलर सिलेबस है, कॉन्सेप्ट वही हमें प्ले करने हैं, ठीक है। बट वर्बल के केस में हमारा इंग्लिश बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो सीयूईटी में आना है और जो इंग्लिश आना है। तो बच्चों का मेजर डाउट अभी क्या रहता है कि भैया बोर्ड्स मानो, और मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट कर रखा है, अब वो रिवीजन स्टेज पे है, ठीक है। तो बच्चे क्या पूछते हैं कि भैया क्या मेरे को पूरा का पूरा फोकस अब बोर्ड्स पे करना चाहिए, या फिर दिन में 1 2 3 घंटे लगा के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यानी कि वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सीयूईटी को कॉन्टेक्स्ट में बात करें या आईपी मैट के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात नहीं कर रहे, वो कभी हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो सीयूईटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या वर्बल बिल्कुल अभी छूनी नहीं चाहिए, थोड़ा 1 2 घंटे अभी निकाल के हम लगा सकते हैं? डेफिनेटली अगर अभी लगा सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी तुम वो कंपाउंडिंग रोल प्ले करेगा। अभी तुम जो रोज 1 या 2 घंटे लगाओगे, जब बोर्ड्स खत्म होगी यू विल रियलाइज कि तुमने बहुत ज्यादा मतलब मास्टरी हासिल कर ली है, मतलब क्योंकि बहुत इंप्रूव हो जाओगे ना, मतलब रोज अगर 1 1 2 2 घंटे भी लगाते हो आयुष्मान, तो वैसे यू बी तुमने पर्सनली खुद इन अ किया मच है बेटर क्या स्पॉट। सिलेबस स्टार्ट, है ना? हाँ हाँ हाँ, लोग पूछ रहे थे, अभी मैं उसका रिप्लाई करने वाला था। मैंने विक्ट्री बैच ज्वाइन किया था जनवरी से, सो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैथ्स के लेक्चर तो अगर तुम लोग का अभी बैकलॉग चल रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मतलब मेरा भी वही हो रहा वही हाल था। जनवरी में मैं मैथ्स का थोड़ा क्वांट्स पीछे रह गया था बट वर्बल आई वाज वाचिंग। तो फरवरी में मैं पूरे जोश में आ गया था कि चलो बहुत बैकलॉग हो गया, सब कुछ खत्म करना है। तो बहुत सारा जो लेक्चर है मैंने फरवरी में कर लिए थे एक साथ करके। बट वो अच्छा है, जो संदीप सर है उनके लेक्चर्स ऐसे हैं कि तुम बिंज वॉच भी करोगे। आई वुड नॉट रिकमेंड कि बिंज वॉच करो, बट अगर तुम नोट्स वगैरह बना के प्रॉपर देख लो तो वो जल्दी भी हो सकते हैं। सो आई वुड से अभी तक अगर बैकलॉग रहा तो कर लेना और डिले मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी है तो अभी स्टार्ट कर देना। और हाँ, एज फॉर कीपिंग इट इन बैलेंस वो जरूर करो, बहुत बेनिफिट होगा। मैं तो जनवरी से ही था, तो हाँ मैं वर्ड पावर मेड इजी रेगुलरली कर रहा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो वो मॉक सेट वगैरह होता है वो सब मैं प्रैक्टिस कर रहा था रेगुलरली। फिर जब एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने प्रॉपर फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर दिए थे। तो आयुष्मान इस चीज पे थोड़ा सा और ब्रीफ करो कि तुम मैनेज कर कैसे पा रहे थे, क्योंकि बच्चे कहते हैं भैया देखो, पहली बात तो मैं उन बच्चों को कैटेगोरिकली इस कन्वर्सेशन से साइड कर रहा हूँ जिनका अभी तक फॉर इंस्टेंस 40 50% बोर्ड का सिलेबस नहीं हुआ है। वो तो देखो तुम्हें तो अभी फिर खींचना पड़ेगा बोर्ड्स का सिलेबस, तुम एंट्रेंसेस के बारे में नहीं सोच सकते। अभी हम कैटेगोरिकली उनकी बात कर रहे हैं जिनका सिलेबस डन है, वो रिवीजन स्टेज में है, या फिर जिनका 80 90% फिर भी सिलेबस डन है, जो कि अभी वो बचा कुछ 10 20% सिलेबस खींच के रिवीजन स्टेज में आ जाएंगे। तो इसमें आयुष्मान बच्चे पूछते हैं भैया इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा दिन में पढ़ना पड़ रहा है, इतना सारा प्रेशर है, तो इस चीज को कैसे मैनेज करते, कैसे करते हैं फिर इस चीज को? हाँ वो तो है, बट
what you can do is स्लॉट्स पे डिवाइड कर दो, 2 या 3 घंटे के स्लॉट्स रखो, उसमें भी you will do a lot of division, जिसपे 5-5 मिनट के ब्रेक लोगे, 1 घंटे के बाद 55 मिनट्स के बाद टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ये तो बहुत ही लाइक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, तो प्रोडक्टिविटी के लिए यू मस्ट हैव सीन इट अ लॉट। वो कर सकते हो, बट स्लॉट्स में करो, 3 घंटे पढ़ाई की, फिर ब्रेक ले लिया प्रॉपर बड़ा वाला, फिर 3 घंटे पढ़ाई की, फिर एक बड़ा ब्रेक ले लिया। सो व्हाट यू कैन डू इज कि रात को ट्राई करो कि 8 बजे तक सारे काम सल्टा दो, फिर 8 से 10 1 या 2 घंटे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर लो, और तब तक इफ योर ऑल द वर्क इज डन, तब तुम 10 से 12 बजे पहले तो आजकल कोई सोता ही नहीं है, वर्ल्ड ही ऐसी हो चुकी है, तब 2 घंटे चिल करो, एंजॉय करो। सो इफ यू एंजॉय एट द एंड ऑफ द डे, तो वो तुम्हारा इंसेंटिव रहेगा कि दिन भर मेहनत करूँ ताकि लास्ट के 2 घंटे एंजॉय कर सकूं। बट अगर दिन भर मेहनत नहीं करी तो लास्ट के 2 घंटे भी काम करना पड़ेगा ही, सो इट विल बिकम योर पनिशमेंट। सो जस्ट ट्रीट इट एज अ रिवार्ड या पनिशमेंट, मतलब बोथ वेज, इट गोज बोथ वेज। अगर तुम पूरे शुरू तक दिन भर काम कियोगे तो इट विल बी अ रिवार्ड कि तुम लास्ट के 2 घंटे एंजॉय कर सक रहे हो, बट अगर तुमने पूरे दिन भर काम नहीं करा तो वो 2 घंटे भी, इनफैक्ट जब तक सो नहीं तब तक, मतलब जब तक काम खत्म नहीं हो तब तक डोंट गो टू स्लीप। चाहे 4 बजे 6 बजे जो तुमने आज टास्क रखा था वो रखो। ऑफ कोर्स टास्क भी लॉजी रखना कि इतना जितना इंसान एक दिन में कर सके। सो अगर तुमने फिर भी दिन भर चिल किया तो रात को बैठ के काम पूरा खत्म करो, और अगर दिन भर में काम कर ले तो रात को यू कैन चिल। सो इट विल बी योर चॉइस ओनली, बट डोंट लेट इट फॉल टू द नेक्स्ट डे, फिर तो एंडलेस हो जाएगा, कभी काम खत्म नहीं होगा। ऑल्दो मैं बता रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी ऐसी गलतियां की है, बट जब भी वो रियलाइज कर लो क्योंकि वो बेटर रहेगा, बस वही है। चलो बहुत बढ़िया, चलो एक लास्ट डाउट और ले लेते फिर हम वाइंड अप कर लेते। कोई बच्चे? भैया हाँ जी बताइए। कैलकुलस का कैसे अच्छा मुझे पूछना था, जैसे ना एंट्रेंस में तो टाइप 1 टाइप 2 वाली स्ट्रैटेजी चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 टाइप किया तो 21वां टाइप आके डाल देगा। तो फिर मुझे पूछना था, बोर्ड में ये टाइप 1 टाइप 2 वाली स्ट्रैटेजी चल सकती है क्या? एंड दूसरा इंटीग्रेशन में चलेंगे कि खास, क्योंकि इंटीग्रेशन मेरा दिमाग खराब कर रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, किसी और मेथड से हो रहा है, तो फिर वो है, और एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। तो कैलकुलस का सबसे पहले यही है। हाँ, कैलकुलस का ये तो मेरे को भी लगा था ऑफ कोर्स, बट व्हाट आई वुड से इज कि बस प्रैक्टिस करते रहो। इंटीग्रेशन का यही चीज है दैट यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल लाइक थोड़ा हालत खराब हो जाती है कि यार ये तो वापस इतने मेहनत से मैंने प्रीवियस नॉलेज गेन किया है, बट अप्लाई कुछ और ही हो रहा है, हर बार यही होता है। बट व्हाट यू हैव टू डू इज कि कंसिस्टेंटली करते रहो। विच एवर न्यू टाइप दैट यू कम अक्रॉस ना, एक नोट्स बना लो। इंटीग्रेशन के तो जरूर बनाना, विच एवर न्यू टाइप दैट यू कम अक्रॉस उसका नोट्स बना लो। मैथ्स के लिए नेहा अग्रवाल मैम है, मैथमेटिकली इंक्लाइंड, उनके वीडियोस देख सकते हो इंटीग्रेशन के लिए, बहुत हेल्पफुल है। यू कैन डू दैट, तो उसके नोट्स बनाओ, एंड वट एवर न्यू टाइप दैट यू कम अक्रॉस उसके बनाओ। एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस वाला पार्ट है ना, वो सारा करना। एग्जाम्पल्स भी आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, तो वो भी सारा करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो किताब आती है ना ऑनलाइन, यू विल गेट इट द पीडीएफ्स, तो उसके जो एग्जाम्पल्स है वो कर लेना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइज में वो कर लेना। एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस नहीं, बट एट लीस्ट ऑब्जेक्टिव तो करना, और बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स कर लेना। इतना कर लोगे, शुड बी मोर देन इनफ, प्रोवाइडेड यू टू सैंपल पेपर टुवर्ड्स द एंड। मेहनत लगेगा, बट वो प्रेशर लेने से बेटर है कि तुम एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, फिर वो काम सॉर्टेड हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो यार आयुष्मान, अब वाइंड अप करते हुए मेरा बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं भला ज्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी है तुमसे पूछने के लिए, लाइक लिटरली ये मेरा ही क्वेश्चन है, कोई होगा नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बात बताओ आयुष्मान, एसआरसीसी का तुम्हें क्राउड, हालांकि तुम्हारे पास कोई कंपैरिजन मैट्रिक्स तो नहीं है, बट स्टिल जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, बोर्ड्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, ठीक है। अब बोर्ड्स में क्या होता है, बोर्ड्स में तुम्हें पता है भाई, कहीं ना कहीं रट के, जैसे गौरव ने भी क्वेश्चन पूछा कि बोर्ड्स में क्या है, आपके कैटेगरी हो जाती है क्वेश्चन की, ठीक है। आपको पता है कि इसी बकेट से क्वेश्चन आने, इसके बाहर की बकेट से तो नहीं आ रहे, तो रट के भी काम बन जाता है फिर भी बोर्ड्स में, ठीक है। तो हमारे बैच में क्या होता था, ऑल्दो 90% ऑफ द 80-90% तो क्राउड बहुत ब्राइट होता था, पर 10-20% बच्चे फिर भी ऐसे होते थे जो देखने को मिलते थे कि ये पक्का ये रट्टू तो होता है, ये रट के ही आया है यहाँ पे, और इसको आता नहीं है कोई लंबा चौड़ा, और उन बच्चों का थोड़ा सा इशू ही रहा, ठीक है। तो तुम अब अपने आसपास का जैसे क्राउड देखते हो। अच्छा, हमारे टाइम में एक और चीज मैं तुम्हें मजे की बात बता रहा हूँ, हमारे टाइम में ना साउथ इंडिया से बहुत ही ज्यादा हैवी क्वांटिटी में बच्चे होते थे, क्योंकि साउथ इंडियन बोर्ड्स बहुत आसान होते हैं, उनका सिलेबस भी बहुत कम होता है, और उनकी चेकिंग भी बहुत ईजी होती थी, ठीक है। तो अब क्या स्टेट है मतलब क्राउड की, क्या रटने वाला क्राउड तुम्हें दिखता है, या फिर क्या तुम्हें डाइवर्सिटी तुम्हें कॉलेज में कैसे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, वो सब चीजों पे क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ, उस चीज में तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट इन द डाइवर्सिटी फ्रंट चेंजेस आए हैं, मतलब बहुत
अलग अलग जगह से लोग हैं। दिल्ली से यूजुअली उतने नहीं होते थे, इस बार दिल्ली से भी बहुत है, फिर चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी या इवन नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैं भी असम से हूँ, और फिर थोड़े बहुत साउथ से भी है, फिर राजस्थान से बहुत लोग हैं, मतलब ऑल इन ऑल मतलब हर जगह से लोग हैं। इट्स लाइक महाराष्ट्र वगैरह से भी आई फाउंड मेनी पीपल, सो गुजरात से भी है, मतलब आई फाउंड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। मतलब इस चीज में तो डाइवर्सिटी बहुत है। हाउएवर जो मेरिटोक्रेसी की बात है, तो आई बिलीव लाइक सीनियर से भी बहुत इंटरेक्शन हुआ। तो सबसे पहले जो थर्ड ईयर्स वाले हैं उन लोग तो बोर्ड्स दे के आए थे, और जो अभी जो सेकंड ईयर है उन लोग का कैंसिल हो गया था बोर्ड्स, और अभी हम लोग का सीयूटी दे के आए हैं। जो जो टैलेंटेड लोग है ना, वो तीनों जगह में बहुत टैलेंटेड है। सो इट वाज नॉट लाइक कि जिनका कैंसिल हुआ, जिनका बोर्ड्स नहीं हुआ, दे आर एनी लेस टैलेंटेड। एसआरसीसी में जो लोग आए हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज विद एसआरसीसी, बट बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मतलब इट्स लाइक जैसे तुम अगर लिंक्डइन में किसी का प्रोफाइल देखोगे तो स्वेटिंग सी हो जाती है ना, कि भाई साहब ये इंसान ने कितना कुछ कर रखा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, सबका ऐसा ही हालत रहता है, भाई साहब इन लोगों ने क्या कर रखा है। इफ यू थिंक दैट यू आर X% एंड इफ यू कैन गो बियॉन्ड, कि तुम अपने आप को 2x या 5x कर लोगे, वो तो मैक्स लिमिट होगा, यू विल फाइंड कि सब जन 5x बन के रखे हैं। बट इट्स अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहां पे तुम अपने आप को 5x अगर कैपेसिटी था, यू विल बी एबल टू मेक योरसेल्फ 10x इनको वैसे देख के। सो उससे प्रेशर में आने की बात नहीं होती है, बट रादर टू टेक इंस्पिरेशन। बट हाँ, ये मैं बोलूंगा कि टैलेंटेड पीपल आर ऑल अक्रॉस ऑल द 3 years। जबकि मेरा भी ये एजम्पशन था, मेरे को लगा था कि इस साल ज्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे, वैसा नहीं है। और एक और चीज ये है कि जो 10-15% जो लोग रट के आते हैं, समथिंग लाइक दैट, वो अभी भी प्रेवलेंट है अनफॉर्चुनेटली। वो एजुकेशन सिस्टम में और रिवैम्प करना पड़ेगा, क्योंकि सिंस सीयूईटी इतना वो हुआ था ना, हैपेजेडली हुआ था, बहुत सारा लोगों का बहुत इजी पेपर भी आ गया था, या लोगों का जल्दी स्लॉटिंग हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ। सो उस रिगार्ड में लक फैक्टर प्ले आउट हुआ भी होगा, बट कोई बात नहीं। बहुत बड़ा था इस बार, बट हालांकि इस साल तो नहीं होगा। 2023 एस्पिरेंट्स के साथ अच्छा खासा सॉर्ट हो गया, अब तो पेपर होगा। बट या ब्यूटीफुल यार, मेरे को वही अपने टाइम की बात याद आ गई कि जैसे हम भी एसआर में गए थे, तो दैट इज द लाइक, और एसआर नहीं, दैट इज द केस विद ऑल टॉप कॉलेजेस। चाहे आप सुखदेव टारगेट कर रहे हो, चाहे आप IIM इंदौर टारगेट कर रहे हो, और SRCC तो ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, राइट, कि आप जाओगे एंड यू विल बी ब्लोन अवे like by the intellect and the exposure of the people who are there. तो yeah, definitely यार। चलो भैया, हाँ जी पवन, चलो एक why didn't you target IP MET? Isn't it worthy according to you? I mean, ये तो सबका सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। मैं इस चीज में मतलब ऐसे कोई नहीं बोलूंगा, वर्थ पे क्वेश्चन नहीं करूंगा। IIM इंदौर इज अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूट। मैंने पर्सनली नहीं लिया क्योंकि मेरे को रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना था 5 साल का कोर्स के लिए। सो वो तो मेरा पर्सनल डिसीजन था। लाइक बहुत अच्छा कोर्स है, एंड लाइक मेरे एक दोस्त भी है हर्षित, शायद एजुबडी से तुम लोग जानते भी होगे। हाँ, सो वही उससे भी बात होती रहती है, मतलब हुई थी बहुत। तो हाँ, बहुत अच्छा है IIM इंदौर, नो डाउट अबाउट दैट। बस ये था कि मेरे को 5 साल एक कॉलेज में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना था, और मेरे को एक्सप्लोर करने थे बहुत सारे ऑप्शंस। सो सिंस अगर मैं डायरेक्टली MBA कर लेता तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती एक्सप्लोर करने की। सो नाउ इट्स लाइक आफ्टर 3 years आई कैन डू सम अदर कोर्स भी, या फिर मैं प्लेसमेंट्स लेके कुछ पर्टिकुलर वर्क एक्स ले सकता हूँ इन एनी फील्ड, फिर जाके मैं MBA कर सकता हूँ, या कोई और फील्ड में भी मैं मास्टर्स कर सकता हूँ। सो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ लाइक एक्सपोजर, या तुम कह सकते हो अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू लाइक एक्सप्लोर, है ना। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अंडरग्रेड में जाना है, चाहे वो अगर टॉप कॉलेजेस में देखो, लाइक एकदम ड्यू सर्किट में देखो तो स्टीफेंस, SRCC और सुखदेव, और अगर वो नहीं होता तो मैं जेवियर्स में रहता, विच इज आल्सो अ ग्रेट कॉलेज, तो मैं वहां पे रह के करता फिर कुछ कोर्सेज एंड स्टफ। तो वही था मेरा अंडरग्रेड में रहना। बट इस क्वेश्चन के को मैं, जो आयुष्मान ने सारा आंसर दिया है, इसको मैं समराइज करते हुए एक सिंपल सी बात बोलूंगा। इट इज ऑल अबाउट योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। अगर तुम भाई लाइफ में कुछ बड़ा टारगेट करना चाहते हो कि भाई मेरा रिस्क एपेटाइट इतना बड़ा है, मेरी हंगर इतनी बड़ी है, जो IIM इंदौर से भी शांति होती है, मैं तो SRCC, सुखदेव, सेंट जेवियर्स, मुंबई ऐसे टाइप्स के कॉलेज में जाऊंगा, 2-3 साल जॉब करूंगा, एंड आई विल टारगेट अ कॉलेज व्हिच इज इवन हायर देन IIM इंदौर। क्योंकि IIM इंदौर ठीक है यार, इंडियन स्टैंडर्ड्स में अमंग्स टॉप 10 MBA कॉलेजेस है, बट ऐसा भी नहीं है आपका टॉप 5 में ही आ जाता है IIM इंदौर, ठीक है। आपका IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, ISB हैदराबाद, आपका XLRI जमशेदपुर, आपका फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIM लखनऊ, ये सारे IIM इंदौर से ऊपर आते हैं। तो अगर आपकी हंगर इतनी बड़ी है कि नहीं मेरे को इसमें जाना है, एंड IIM इंदौर वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी कोई ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड MBA कॉलेज नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एवरेज प्लेसमेंट है, पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज भी नहीं है।
तो अगर आप कहते हो मेरी हंगर इतनी बड़ी है, मैं तो भाई 5 साल जॉब करूंगा, अच्छे से वर्क एक्स लूंगा और मैं सीधा जाके बाहर से एमबीए करूंगा। मेरे बहुत नोन है यार एसआरसीसी के ही, जो कोई बच्चा हार्वर्ड से किसी ने अपनी एमबीए करी, किसी ने स्टैनफोर्ड से करी है, किसी ने लंदन बिजनेस स्कूल से करी है, राइट। तो अगर आपकी हंगर इतनी ज़्यादा है तो आप जा सकते हो, ठीक है। बट अगेन वो रिस्की भी होता है, क्या पता ना ही हो, तो रिस्की है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते नहीं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो सिंपल आपका रिस्क एपेटाइट और आपकी हंगर के ऊपर है क्या आप डिसीजन लेते हो। तो सिंपल एज दैट। बाकी कॉलेज ऑफ कोर्स आई एम इंदौर में कोई बुराई नहीं है। आई एम इंदौर इन इटसेल्फ इज अ रियली ग्रेट इंस्टीट्यूशन एंड इनफैक्ट आईपी मैट कोर्स का जो रिगर है ना, वो एसआरसी सुखदेव, मैंने मतलब सारे बच्चों से बात करी है, तो उसका रिगर जो है ना वो डीयू से काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, नो डाउट इन दैट। चलो यार आयुष्मान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। और मैं डाउट नहीं ले पाऊंगा भाई, अगर कुछ मेरे से पूछना चाहते हो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। एंड लेट्स डू दिस अप नाउ। चलो, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर कमिंग। थैंक्स आयुष्मान एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट बीइंग हियर एंड डाउट्स वगैरह एड्रेस करने में, और बहुत सारी चीजें जो आपने बोला, एक नॉस्टैल्जिया सा आ गया अपने प्रिपरेशन टाइम्स का। सो तुम लोग सब टेंशन मत लो। ऐड कर देता हूं जाते हुए, आयुष्मान से अगर कांटेक्ट करना हो तो मैं इंस्टाग्राम आईडी तुम लोग बोलोगे तो ग्रुप में डाल दूंगा। आयुष्मान तुम टाइम निकाल के यार कभी तुम्हें जब भी टाइम मिले बच्चों की हेल्प कर देना। हाँ जरूर जरूर, मैं तो डेफिनेटली हेल्प करना चाहूंगा। बाकी मैं इन लोग सबको एक चीज लास्टली जाते हुए कहना चाहूंगा, द फैक्ट दैट तुमने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हो कि स्टेप्स सुनने के लिए कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं, कैसे ये करूं, दैट शोज तुम लोग का कितना डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है अपने गोल की तरफ। उसको रखो। अभी चैलेंजेस टफ लग रहे होंगे, अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, बट इट्स ऑल वर्थ इट, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अब इतना स्ट्रेस मत लो, जस्ट मतलब काम करते रहो, सब कुछ बेस्ट होगा। द फैक्ट दैट यू आर हियर शोज हाउ डेडिकेटेड यू आर, सो बस कैरी इट ऑन, करते रहो। ऑल द बेस्ट।